नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। अमेरिका से 6 और P-8I एंटी सबमरीन वॉरफेयर और मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट खरीदने के भारत के प्रस्ताव को खालिस्तानी पन्नों की किलिंग साजिश के बाद यूएस सरकार ने रोका। आर्मी डिजाइन ब्यूरो ने करीबन 350 परियोजना और क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ आत्मनिर्भरता की बड़ी तैयारी शुरू की। भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर में स्पेशल ड्यूटीज के लिए अधिक स्वदेशी रूप से विकसित LSV तैनात किए। लद्दाख के चरवाहों ने अपनी बहादुरी से उन चीनी सैनिकों को भगाया जिन्होंने LAC के पास भेड़ चराने से उन्हें रोकने की कोशिश की थी। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारत हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी कि हेल अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को तैयार कर रहा है, लेकिन जो तापस मेल UAV प्रोग्राम था वो बंद हो गया, जिसके बाद DRDO का जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी, उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, अब कहा जाता है ना कि जब तक निजी प्लेयर यानी कि प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर सामने नहीं आते तब तक हमारे प्रोग्राम्स पूरे नहीं हो सकते। ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर टाटा एरोस्पेस एंड डिफेंस की सहायक कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम ने अपने मौजूदा टाटा HAISR एयरक्राफ्ट को पूरी तरीके से ISR प्लेटफॉर्म में परिवर्तित करने की बात कही है। और ये विमान दोस्तों 1800 समुद्री मील की प्रभावशाली रेंज और 6 से 7 घंटे की एंड्योरेंस और 1000 किलोग्राम का अधिकतम भार क्षमता का दावा करता है, और ये 41,000 फीट की ऊंचाई पर ऑपरेट किया जा सकता है, जो कि इसे हेल यानी कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती है। दूसरी तरफ अडानी डिफेंस भी हेल प्लेटफॉर्म के लिए एक क्लीन शीट डिजाइन की पेशकश कर रहा है, जो कि अपनी विशेषज्ञता और टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए एक इजरायली कंपनी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से इस प्लेटफॉर्म को तैयार करने की योजना बना रहे हैं। यानी कि दोस्तों, टाटा का HAISR और अडानी डिफेंस का हेल UAV वर्तमान में इन दोनों की परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि इनको सरकारी फंडिंग की जरूरत है, तभी ये प्रोग्राम आगे बढ़ सकते हैं। रक्षा मंत्रालय इन दोनों प्रस्तावों का मूल्यांकन भी कर रहा है और जल्द ही निर्णय ले सकता है। बात साफ है कि निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों की भागीदारी भारत को UAV प्रोग्राम में एक अलग स्तर पर ले जा सकती है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना डिजाइन ब्यूरो यानी कि ADB अब इनोवेशन का एक नया पावर हब बन रहा है, जो कि 450 भारतीय रक्षा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के सहयोग से लगभग 350 सुरक्षा कार्यक्रमों का नेतृत्व कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय नौसेना का जो युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो है यानी कि नेवल वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, वो भी इसी तरीके के प्रोजेक्ट्स को संभाल रहा है। भारतीय सेना के पास आर्मी डिजाइन ब्यूरो के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आर्मी डिजाइन ब्यूरो कुछ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा है, जिसमें कि कार्बाइन जो कि हल्की है, इसके अलावा मैनुअल राइफल्स जो कि बहुत बेहतर होती हैं क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट के लिए, स्पेशल ऑपरेशन के लिए। इसके अलावा वे एंटी ड्रोन सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा आर्मी डिजाइन ब्यूरो क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी आधुनिक तकनीक की खोज में सबसे आगे है। इस तकनीक को सफलतापूर्वक लागू करने से भारतीय सैन्य संचार में क्रांति आएगी, जो कि क्वांटम इंक्रिप्शन के माध्यम से एक अद्वितीय स्तर की सुरक्षा प्रदान करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना दोस्तों अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी कि BRAM, जो कि स्वदेशी रूप से तैयार की गई है, इस मिसाइल के जरिए अपनी हवाई युद्ध क्षमताओं को बढ़ा रही है। हाल ही में एयर चीफ मार्शल विक्रम चौधरी जी ने कहा कि अस्त्रा MK1 भारतीय वायुसेना के लिए जबरदस्त शॉट है, जो कि भारतीय हवाई रक्षा को मजबूत करेगी। DRDO के द्वारा विकसित यह अस्त्रा MK1 110 किलोमीटर की प्रभावशाली रेंज के लिए जानी जाती है, जो कि इसे भारतीय वायुसेना की R-77 और माइका मिसाइलों से आगे रखती है, क्योंकि इन दोनों की जो रेंज है वो 80 किलोमीटर तक सीमित है। और भारत की अस्त्रा मिसाइल पाकिस्तान के जो BRAM AIM 120C5 है उससे भी आगे जाती है, जिसकी रेंज 105 किलोमीटर कही जाती है। विक्रम चौधरी जी ने कहा कि इस मिसाइल का उन्नत संस्करण यानी कि अस्त्रा मार्क 2 160 किलोमीटर की जबरदस्त रेंज के साथ आएगा, जो कि पाकिस्तान के J-10C और JF-17 लड़ाकू विमानों के लिए हाल ही में खरीदी गई PL-15 BRAM जो कि 145 किलोमीटर रेंज का दावा करती है, उससे कहीं ज्यादा होगी। भारतीय वायुसेना पहले ही अस्त्र MK1 मिसाइल को अपने फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स में इंटीग्रेट करना शुरू कर चुकी है, जिसमें कि सुखोई 30 MKI को पहले ये मिसाइलें मिली है, और इसके अलावा LCA तेजस मार्क 1A में भी ये मिसाइल लगेगी। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की योजना राफेल फाइटर जेट में अस्त्र MK1 मिसाइल को लगाने की भी है, जिसके लिए डसॉल्ट एविएशन के साथ बातचीत चल रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जम्मू और कश्मीर में अपनी ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना ने ऑर्डिनेंस डिपो अवाडी से हल्के विशेष बख्तरबंद वाहन यानी कि लाइट स्पेशलिस्ट आर्मर्ड व्हीकल की और यूनिटें खरीदी हैं। ये स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया वाहन है, जो कि अपनी मॉड्यूलरिटी, अनुकूलनशीलता और प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए जाना जाता है।
और इस LSV फैमिली का ASLV यानी कि आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल जो संस्करण है वो B7 स्टैंग लेवल 2 तक मजबूत बैलिस्टिक सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अमेरिका का दोगलापन क्या है आप सब जानते हैं, इसीलिए इसको मैं बार बार नहीं कहूंगा। और दोस्तों खबरें ये आ रही है कि अमेरिका ने अब भारत के साथ 31 MQ-9 जो प्रीडेटर ड्रोन की डील थी उसे रोक दिया है। साथ ही ये भी शर्त रखी है कि भारत सरकार जब तक गुरपतवंत पन्नू की हत्या की साजिश में सार्थक जांच नहीं कर तब तक की डिलीवरी नहीं हो पाएगी। आपको मैं बता दूं कि पन्नू के पास दोस्तों अमेरिका और कनाडा दोनों देशों की दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत ने इसे एक वांटेड घोषित किया था। आप सब जानते हैं कि अमेरिका और कनाडा कई देशों में खालिस्तान के लिए जनमत संग्रह कराते आए हैं। इसके अलावा भारत में हिंसा की भी धमकी दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका ने P8I की डिलीवरी भी रोक दी है, जबकि भारत ने दोस्तों अभी हाल ही में यह बात कही भी थी कि वो सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका किस तरीके का आश्वासन चाहता है हमें नहीं पता। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अभी हाल ही में मैं कनाडा के एम्बेसी में गया था दिल्ली में। प्रोग्राम कुछ और था, लेकिन जिस तरीके से मैं वहाँ अंदर गया और देखा मैंने, जो एम्बेसडर थे कनाडा एम्बेसी के वो काफ़ी झिझक रहे थे बात करने के लिए, स्पेशली मीडिया के लिए वहाँ पर कोई जगह नहीं थी। और बाकायदा मैं तो किसी और डेलीगेशन के साथ वहाँ पर गया था जिसमें कि मैंने ये नहीं बताया कि मैं किसी चैनल को रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन कनाडा एम्बेसी में भी हाव भाव देखकर दोस्तों ऐसा लग रहा है कि शायद दाल में कुछ काला जरूर है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा कि अमेरिकी F414 इंजन का स्थानीय स्तर पर जो उत्पादन किया जाएगा वो हमारे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण जरूर है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत स्वदेशी इंजन को स्थानीय स्तर पर भी बना सकता है, जो कि F414 इंजन की तरह ही सक्षम होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी F414 इंजन की भारत को मिल रही है, इससे भारत में लोकल सप्लाई जो चेन है वो बनाने में मदद मिलेगी, जो कि स्वदेशी इंजन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दोस्तों ये बात तब सामने आई है जब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट 81 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का जो कावेरी इंजन है उसका आफ्टर बर्नर के साथ एक परीक्षण करने की योजना बना रहा है। यहाँ पर एक बात और उन्होंने कही है कि स्थानीय स्तर पर F414 इंजन का जो एक्सपीरियंस मिलेगा उसका इस्तेमाल करके कावेरी मार्क 2 इंजन को बनाया जाएगा, जो कि 95 से 99 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। DRDO के द्वारा बनाई गई वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल का पिछले साल डेवलपमेंटल टेस्ट पूरे हो गए हैं, जो कि सफल रहे। इन्हें इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया था और अब अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि अब इस सिस्टम के यूजर ट्रायल्स होने हैं जून 2024 से, जिसमें कि ये ट्रायल्स हर प्रकार के टेरेंस और वातावरण में किए जाएंगे और ये सिस्टम अगले 2 सालों में उत्पादन में आ जाएगा। कहा यह जा रहा है कि भारतीय नौसेना और भारतीय सेना इनकी बड़ी संख्या में ऑर्डर दे सकते हैं। और DRDO का ये जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल है वो लो एल्टीट्यूड वाले जो एरियल थ्रेट्स हैं जैसे कि हेलीकॉप्टर, ड्रोन और फिक्स विंग एयरक्राफ्ट उनको खत्म कर सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। गार्डन रीच शिप बिल्डर और ब्रिटिश फर्म रॉल्स रॉयस ने एक लाइसेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत लाइसेंस के तहत स्थानीय स्तर पर एडवांस MTU सीरीज 4000 मरीन इंजन तैयार किया जाएगा, जो कि 4300 किलोवाट पावर जनरेट करता है। इसका इस्तेमाल फास्ट पेट्रोल वेसल, इंटरसेप्टर बोट और फास्ट अटैक क्राफ्ट पर इसे लगाया जा सकता है और इन इंजनों को GRSC और जो दूसरे शिप बिल्डर्स हैं भारत में वो इनका इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों लद्दाख के स्थानीय लोगों ने चाइना के सैनिकों को भगा दिया। दरअसल लद्दाख में जो स्थानीय चरवाहे थे वो LAC के पास भीड़ चरा रहे थे। ऐसे में चीनी सेना के लोग वहां पर आए और उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय चरवाहों ने बिना डरे उनको जवाब दिया और साथ ही उनका वीडियो भी बनाया। दरअसल 2020 गलवान संघर्ष के बाद से ही इस क्षेत्र में चरवाहे जो थे वो जानवरों को नहीं चरा पा रहे थे, लेकिन उन्होंने जैसे ही ये दोबारा शुरू किया तो चीनी सैनिक वहां पर आ गए, लेकिन ये लोग निडर होकर उनसे बहस करने लगे और दावा करने लगे कि ये भारत का क्षेत्र है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल भी जीता है। ऐसे में भारतीय सेना ने अब इस क्षेत्र में सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों कहा जा रहा है कि रशिया के हथियारों से भारत दूरी मना रहा है, लेकिन दोस्तों इस बात का पर्दा खुद रशिया की तरफ से साफ कर दिया गया। रशिया ने कहा कि भारत के लिए रूस का सबसे बड़ा वो हथियार सप्लायर अभी भी है। $60 बिलियन से अधिक के जो हथियार हैं जिनकी खरीद भारत ने की है, उनमें से 60% हथियार रशिया ने ही सप्लाई किए हैं। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि रशिया और भारत रक्षा के क्षेत्र में पुराने और भरोसेमंद सहयोगी हैं। रशियन मूल के टैंक से लेकर विमान वाहक पोत और सतह से हवाई मार करने वाली मिसाइल प्रणाली तक दोनों देश एक साथ मिलकर इन्हें बनाते हैं।
रशिया भारत के सैन्य हार्डवेयर का महत्वपूर्ण हिस्सा है और रहेगा। दोनों देशों ने ही मिलकर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल बनाई है। इसके अलावा भारत में AK 203 राइफल बनाने पर भी काम चल रहा है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।